रेगिस्तान की ठंडी रात में हवा धीमे धीमे बह रही थी। रेत के टीलों पर चांदनी ऐसे बिखरी थी जैसे किसी ने रेशमी चादर ओढ़ा दी हो। तारा धीरे धीरे उस सुनसान इलाके में चल रही थी जहां लोग दिन में भी जाने से डरते थे। उसके कदमों के नीचे की रेत चरमराती थी, लेकिन उसकी निगाहें आगे बनी पुरानी झोपड़ी पर टिकी थीं। वह झोपड़ी कई सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन उसके भीतर एक रहस्य था। वो रहस्य जिसे तारा सुलझाने आई थी। वह कोई आम लड़की नहीं थी। तारा एक खोजी पत्रकार थी जो अपने भाई के गायब होने की गुत्थी को सुलझाने पिछले 3 महीनों से इस रेगिस्तान के चक्कर लगा रही थी। आज रात उसे वो जगह मिल गई थी जहां उसका भाई आखिरी बार देखा गया था। झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचकर तारा ने धीरे से दस्तक दी। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर अंदर से एक भारी धीमी आवाज आई, कौन है? दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने पूछा, रात के इस वक्त यहां क्या कर रही हो बेटी? तारा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं रास्ता भटक गई हूं, क्या एक रात पनाह मिल सकती है? आदित्य कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर सिर हिलाकर बोला, आ जाओ, बाहर बहुत ठंड है। अंदर घुसते ही तारा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। झोपड़ी में पुराने नक्शे, टूटे बर्तन और दीवारों पर टंगे हुए अजीब प्रतीक थे। आदित्य ने कहा, मैं यहां अकेला रहता हूं। लोग कहते हैं यह जगह शापित है, मगर मुझे यहां सुकून मिलता है। तारा ने शांत स्वर में पूछा, क्या आप पहले पुरातत्ववेत्ता थे? आदित्य मुस्कुराया, हां, कभी था। अब सिर्फ पुराने किस्सों के साथ रहता हूं। तारा ने धीरे से कहा, आपको यहां कभी किसी अजनबी का सामना हुआ? आदित्य ने थोड़ा रुककर कहा, कभी कभी रात में आवाजें सुनाई देती हैं, पर मैं मानता हूं वो बस हवा होती है। तारा ने धीरे से सिर हिलाया और बैग से एक छोटा नोटबुक निकाला। उसने कुछ लिखा और कहा, शायद वो हवा नहीं थी। 3 महीने पहले मेरा भाई भी इसी इलाके में खो गया था। आदित्य के चेहरे की चमक थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने झोपड़ी के कोने में रखे एक पुराने कैमरे की ओर देखा और बोला, कई लोग यहां कुछ ढूंढने आते हैं, पर ज्यादातर लौट नहीं पाते। तारा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आपको कुछ पता है ना? आदित्य ने जवाब नहीं दिया, बस खिड़की के बाहर देखने लगा। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर रेत पर हवा की सरसराहट गूंज रही थी। तारा ने पूछा, क्या मैं इस कमरे में सो सकती हूं? आदित्य ने सिर हिलाया, हां, पर अगर डर लगे तो मेरा कमरा पास ही है। तारा ने हल्के स्वर में कहा, डर मुझे नहीं लगता, बस सच्चाई से डरती हूं जो अक्सर चेहरों के पीछे छिपी होती है। आदित्य मुस्कुराया, तुम बहुत समझदार लगती हो। तारा ने बस इतना कहा, सच्चाई समझदार नहीं होती, बस दर्दनाक होती है। कुछ देर बाद दोनों झोपड़ी के बाहर निकल आए। चांद अब आधा ढक गया था। हवा में ठंडक और बेचैनी घुली थी। आदित्य ने कहा, कभी कभी जो जवाब हम ढूंढते हैं वो हमें पसंद नहीं आते। तारा ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मुझे जवाब चाहिए, चाहे जितना कड़वा क्यों ना हो। दोनों धीरे धीरे रेत के टीलों की ओर बढ़ने लगे। दूर अंधेरे में एक पुरानी गुफा दिखाई दी। आदित्य ने कहा, यही वो जगह है जहां तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में सब पता चलेगा। गुफा के अंदर ठंडक थी। दीवारों पर किसी ने अजीब निशान बनाए थे। तारा की सांसें तेज हो गईं। उसने टॉर्च निकाली और पत्थरों पर कुछ नाम देखे। उनमें से एक था आरव, उसके भाई का नाम। उसके हाथ कांपने लगे। वह पलटकर आदित्य की ओर देखती है। आपको पहले से पता था ना? आदित्य चुप रहा। उसके होंठ कांपे, फिर बोला, मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी। वो यहां किसी रहस्य की खोज में आया था, लेकिन यह जगह इंसानों के लिए नहीं है। तारा की आंखों में गुस्सा था। आप झूठ बोल रहे हैं। आदित्य की आवाज भर्रा गई, नहीं, मैंने उसे मारा नहीं, वो खुद इस गुफा में समा गया। तारा ने धीरे से कहा, और अब मेरी बारी है? आदित्य ने सिर झुका लिया। तभी तारा ने अपने बैग से एक छोटा यंत्र निकाला। रिकॉर्डर चालू था। वह बोली, ये सब तुम्हारे कबूलनामे हैं प्रोफेसर आदित्य, तुम्हारी कहानी खत्म। आदित्य पीछे हट गया। उसकी आंखों में डर और पश्चाताप एक साथ तैरने लगे। अचानक हवा तेज चली। रेत के कणों ने गुफा को भर दिया।
तारा ने देखा कि दीवार पर आरव का नाम धीरे धीरे मिटने लगा है। उसने कहा, अब मेरा काम खत्म है। बाहर आकर उसने कैमरे की लाइट बंद की, रेत की ओर देखा और कहा, सच्चाई हमेशा रेत के नीचे नहीं रहती, बस उसे खोजने वाला होना चाहिए। उसने झोपड़ी की ओर देखा, अब वहां कोई नहीं था। शायद आदित्य भी उसी रेत में खो गया था जहां उसके अपराध दफन थे। तारा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा, फिर धीरे धीरे रेगिस्तान के पार चल दी। हवा में वही पुरानी फुसफुसाहट थी, मानो कोई कह रहा हो, कुछ सच्चाइयां बताने के लिए नहीं, समझने के लिए होती हैं।